नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि जो व्हाट्सएप ग्रुप था तो वह डिलीट कर दिया गया है, किसी को रिमूव नहीं किया गया है। सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि मुझे उस ग्रुप को डिलीट करने के लिए सभी को पहले रिमूव करना पड़ा। रिमूव करने के बाद फिर मैंने उस ग्रुप को डिलीट किया। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये, ग्रुप क्यों डिलीट करना पड़ा? ग्रुप इसलिए भी डिलीट करना पड़ा कि एक लोगों के पास में किसी ने वीडियो कॉल करके बोला है, ठीक है, वीडियो कॉल करी। अब ये चीज़ें गलत है। किसी की बहन के साथ में अगर ये चीज़ होती है तो ये बहुत ही गलत है। आप यहाँ पढ़ाई करने आए, आप लोग मेंस के आंसर राइटिंग कर रहे हैं, आप लोग खुद इतने समझदार हैं। इतना समझदार होने के बावजूद भी अगर कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति हो या दो व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, आज तो ये पहली बार हुआ 200 लोगों में, ध्यान रखिएगा, अभी ग्रुप में 200 लोग थे। अगर यही 2000 या 20,000 लोग होते तो आप सोच के देखिए कितना गलत प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप को डिलीट कर दिया है, ठीक है। और जो लोग बिल्कुल अच्छे से मेंस के आंसर राइटिंग कर रहे थे तो उनका मैं अहित भी नहीं कभी चाहूँगा और ना होने दूँगा, ठीक है। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे कि कभी कुछ गलत नहीं होगा। और मैंने ये सोचा है कि जो पीसीएस एकेडमी का टेलीग्राम पर चैनल है, ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या है, जो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ध्यान रखिएगा सभी लोगों से कि ये मेरा खुद का व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पर आप लोग लिख कर अपना आंसर पेस्ट कर दीजिए और सेंड कर दीजिए, जिससे उस क्वेश्चन को, जो भी ये आंसर आपने लिखा है, उस उत्तर को मैं आपके टेलीग्राम पर देख लूँगा, ठीक है, सेंड कर दूँगा मतलब, ठीक है। और मैं खुद भी चेक करने के बाद आप लोगों को जो भी फीडबैक होगा मैं बता दूँगा। और आपको करना क्या है कि जैसे मैंने टेलीग्राम पर आंसर दिए किसी के लिखे हुए, तो आप लोगों को उसके अच्छे अच्छे पॉइंट्स जो आपके उसमें नहीं हैं उसको शामिल करने हैं। आपका उत्तर वैसे ही अच्छा हो जाएगा जब आप 10 लोगों के जो कॉपी है, जो पेज है लिखा जाता है, उसको अगर देखते हैं तो आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें सही होंगी। और जो कार्य होगा वो पीसीएस एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर होगा, ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम चैनल पर होगा। आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का फॉलो करने का लिंक भी दे दिया है, ठीक है। और आप लोग सर्च बॉक्स में जाकर पीसीएस एकेडमी जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम पर पीसीएस एकेडमी को सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। जो पीसीएस एकेडमी का आइकन है उसको देखकर आप लोग कर सकते हैं। तो इतनी बात बतानी थी आप लोगों को कि जो मेंस की आंसर राइटिंग का ग्रुप बना था वो ठीक नहीं था। और बहुत सी चीज़ें मैंने देखी वहाँ पर, फालतू की चीज़ें बातें हो रही थी जिसका कोई अर्थ नहीं है। लिख नहीं रहे हैं वो व्यक्ति, बस फालतू की बात हो रही है। तो इससे अच्छा है उस चीज़ को हटा देना चाहिए। जो अच्छे से मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हैं, आप खुद सोच के देखिए ना, बोलने से पहले आप खुद लिखना चालू कीजिए। कोई भी चीज़ हो, जो आप छोटी छोटी चीज़ें लिखना स्टार्ट कर देते हैं तो आपको अच्छी चीज़ें भी, बहुत अच्छी चीज़ें विकसित होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों को आप लोगों को ख्याल रखना होगा। और ये इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों को बताने के लिए कि मैंने ग्रुप से किसी को भी रिमूव नहीं किया है। मजबूरी में मुझे रिमूव करने के बाद डिलीट करना पड़ा। ऐसे ही ग्रुप डिलीट होता है, तो मुझे डिलीट करना था, डिलीट कर दिया। लेकिन मैं लास्ट में एक बार और बोलना चाहता हूँ कि अगर किसी की भी बहन हो, दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए। ये एक अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति का काम नहीं हो सकता, कभी नहीं लगता मुझे कि किसी चैनल वाले का, जो भी, मुझे नहीं लगता क्या है, क्या परेशानी है, मुझे नहीं लगता। या जो भी व्यक्ति है, पढ़ने वाला है या नहीं पढ़ने वाला है, उसे यूट्यूब चैनल से मतलब है, मुझे नहीं पता। बट मैं ये चाहता हूँ कि किसी के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो लोग मेंस के आंसर राइटिंग कर रहे हैं उनका हित मैं कभी नहीं चाहूँगा और कभी नहीं होगा। आप लोगों को करना क्या है, सीधे व्हाट्सअप नंबर पर आप लोगों को जो भी क्वेश्चन लिखते हैं, आप उस पर अपना केवल नाम छोड़िएगा, नाम डालिएगा, जिससे कम से कम पता लगे कि ये किसका आंसर है, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति देख रहा होगा तो कम से कम आपका नाम तो जान सकता है ना। और उसमें कोई भी फ़ोन नंबर या ऐसी कोई चीज़ नहीं पड़ी होनी चाहिए। अगर ऐसी कोई चीज़ पड़ी होगी आपके आंसर जो पेज है जिसमें आपने आंसर राइटिंग करी है, तो मैं उसको फिर सेंड ही नहीं करूँगा, ठीक है। और आप उस पेज को देखते हुए जितने भी पेज मेरे पास आते हैं सभी को मैं टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा, तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं,
ठीक है। तो उनसे आप खुद जो भी आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ अच्छी मेरे से छूट गई, और आप सोच के देखिए अगर एक एक चीज़ आप एक दिन में एक इम्प्रूवमेंट करते हैं तो महीने भर में आपने 30 इम्प्रूवमेंट की है। और आप खुद सोच के देखिए 6 महीने में या 4 महीने में आप कितनी अच्छी हैंडराइटिंग से और कितनी अच्छी क्वेश्चन के लिखने के क्या तरीका होना चाहिए, मतलब सारी चीज़ें आप अच्छे से जान लेंगे। ठीक है, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। और दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है कि मैं काम अच्छा कर रहा हूँ तो आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करें। शेयर आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आपके फ़ोन में है उसके माध्यम से कर सकते हैं, जिससे दूसरे लोगों को भी ये फ़ायदा मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। 12वां प्रश्न है, क्वेश्चन संख्या 12 है। क्वेश्चन क्या है, आंध्र भूमि क्या है, और इसी के संदर्भ में रामसर कन्वेंशन को समझाना है आपको। रामसर कन्वेंशन जो हुई थी उसको आपको समझाना है। तो सबसे पहली बात यही है कि जो आपकी आंध्र भूमि है तो ये होती क्या है। आंध्र भूमि जो होती है एक दलदली भूमि होती है, जिसमें पानी भी होता है, दलदल भी होती है। ठीक है, किसी भी टाइप की, जिसमें नमी की मात्रा जो होती है, नमी की मात्रा बहुत होती है। ठीक है, और वो आंशिक रूप से भी जल से घिरी हो सकती है या बहुत ज़्यादा जल से घिरी हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब जो आंध्र भूमि होती है, आंध्र भूमि तटीय भी हो सकती है और समुद्री भी हो सकती है। ठीक है, जो भी आपकी आंध्र भूमि है तो जिसमें भी 6 मीटर तक की गहराई तक पानी है या दलदल है जो भी है, तो उस चीज़ को लेके, ठीक है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, आंध्र भूमि बोलते हैं। वो क्या हो सकता है, एक नदी भी हो सकती है, एक झील भी हो सकती है, एक तालाब भी हो सकता है, एक नहर भी हो सकती है, एक बाढ़ का मैदान भी हो सकता है, और एक ज्वारी दलदल या मानव निर्मित भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आंध्र भूमि से रिलेटेड कि आंध्र भूमि स्पेशली होती क्या है। ठीक है, एक नमी या दलदली भूमि होती है जो आंशिक या पूर्ण रूप से जल से घिरी होती है और पारिस्थितिक तंत्र की दृष्टि से बहुत ही अच्छी चीज़ मानी जाती है। इसे किडनीज ऑफ लैंडस्केप भी कहा जाता है। तो आंध्र भूमि के बारे में हम लोगों ने जाना, इसे क्या कहा जाता है, एक सुपर मार्केट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी बायोडाइवर्सिटीज़ पाए जाते हैं, बहुत से जीव जंतु पलते हैं इसी इकोलॉजिकल सिस्टम में। ठीक है, और ये क्या करते हैं, पारिस्थितिक जो पर्यावरण होता है, पर्यावरण को संरक्षित भी करने का काम करते हैं। और क्या काम करते हैं, जल का पुनर्भरण भी करते हैं। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र को अच्छा रखने में भी सहयोग करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आंध्र भूमि कहलाती है। ठीक है, ये आपने, और क्वेश्चन जो लिखना है आपको पैराग्राफ्स में लिखना है, 1-2 पैराग्राफ्स में आप ये बताइए। उसके बाद बॉडी पार्ट में आप लोगों को दोनों चीज़ें, जैसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें कि आंध्र भूमि क्या है, और आपका इसी संदर्भ में आपको रामसर कन्वेंशन को बताना है। ठीक है, तो दोनों में से जो भी चीज़ें हैं अलग अलग पार्ट में आप लोगों को बतानी है और कंक्लूड करके एक अच्छा सा निष्कर्ष आप लोगों को बताना है। अब जैसे देखिए, रामसर कन्वेंशन या रामसर संकल्पना जो थी, यह क्या था कि 1971 में ईरान में हुई थी। ईरान में एक जगह है रामसर, तो वहाँ पर आंध्र भूमि जो थी, इन आंध्र भूमियों का औद्योगिकीकरण और नगरीकरण की वजह से जो आंध्र भूमि होती है, आपने अपने आसपास भी आंध्र भूमि देखी होगी। एक छोटा सा तालाब होगा, उसमें हल्का सा पानी होगा या बहुत पानी भरा होगा, तो उसमें क्या है, उस जल के नीचे एक इकोलॉजिकल सिस्टम होता है। वहाँ पे बहुत से जीव जंतु और वनस्पतियाँ, तो ये सारी चीज़ें जीवित रहती हैं। ठीक है, तो ये एक इकोलॉजिकल सिस्टम बनाते हैं और वो सिस्टम ये धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा है। तो जब डिग्रेड हो रहा है तो इसी के संरक्षण के लिए 1971 में ईरान में एक जगह है रामसर, तो वहाँ पर एक कन्वेंशन हुआ। इन दलदली भूमि जो है विश्व में और भारत में सभी जगह के लिए इस कन्वेंशन को आयोजित किया गया 1971 में। ध्यान रखिएगा 1971 में। और वर्तमान में इसमें दल कितने हैं, 158 हैं। और टोटल आंध्र भूमि है वो 1758 है वर्तमान में, जो आंध्र भूमि जो रामसर कन्वेंशन है उसके तहत उनको शामिल किया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि भारत भी पक्षकार है। भारत की लगभग
36 आंध्र भूमियाँ भी हैं, जैसे आपका केवलादेव हो गया, लोकटक झील हो गई, दीपोर बील हो गई, बहुत सारी हैं, ठीक है, नल सरोवर झील हो गई। तो ऐसे ही 36 आंध्र भूमियों को रामसर कन्वेंशन के तहत संरक्षण प्रदान किया जा रहा है, ठीक है। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है रामसर कन्वेंशन का? तो रामसर कन्वेंशन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो विलुप्त हो रही, जैसे जो डिग्रेड हो रही हैं आंध्र भूमि, उनका संरक्षण करना, ठीक है, इनका मुख्य काम होता है। और कुछ हैं भारत की, केवलादेव हो गई, लोकटक हो गई, और आपकी दीपोर बील हो गई, नल सरोवर हो गई। तो बहुत सारी आंध्र भूमियाँ हैं, लगभग 36 आंध्र भूमियाँ भारत में हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से लिखिए, ठीक है। और कुछ चीज़ें जो आपको लगती हैं आप अपने अकॉर्डिंग ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग बेस्ट टू बेस्ट आंसर दीजिए। चलिए अब जीएस का अगला प्रश्न देखते हैं, जीएस का अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीएस पेपर 4 का यह प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13 है। और ऐसे ही हम क्वेश्चन वाइज देखते रहेंगे, जैसे एक दिन में जीएस के 2 प्रश्न हम लोग पेपर वाइज देखते रहेंगे, ठीक है। और जल्द ही टॉपिक वाइज भी देखेंगे। 200 शब्दों में लिखना है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है क्रोध और असहिष्णुता जो है वो सही समझ के शत्रु हैं। ये एक स्टेटमेंट दिया है। अब आपको इसको बताना है, अच्छे से आप लोगों को इसके बारे में बताना है। तो क्रोध और असहिष्णुता सही समझ के, देखिए अगर क्वेश्चन को आप तोड़ लेते हैं टुकड़ों में, जैसे एक क्रोध हो गया, एक असहिष्णुता हो गई, और एक सही समझ के शत्रु कैसे हैं, 3 पार्ट में हो गया। अब तीनों को आप लोगों को बताना है, ठीक है, सही से मिक्सचर करके आप लोगों को तो 200 प्रश्न क्या है? प्रश्न आपका यही है, क्रोध और असहिष्णुता जो है वो सही समझ के शत्रु हैं। ये स्टेटमेंट किसका था? महात्मा गांधी जी का था। अब आपको इसी को अच्छे से विस्तार से बताना है, ठीक है। अब देखिए क्रोध क्या होता है? क्रोध और असहिष्णुता जो होती है वह एक क्या है, एक अच्छे जीवन के जो होते हैं वो अच्छे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा बाधक होते हैं। अब अच्छे जीवन के लिए क्या है? सद्गुण होने चाहिए, ठीक है। सद्गुणों से, मूल्यों से अगर आप अच्छे सद्गुण हैं, अच्छे मूल्य आपके अंदर हैं, तो आप सफलता प्राप्त होती है, आप अपने जीवन में उन्नति को भी प्राप्त करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब एक व्यक्ति जो होता है, एक व्यक्ति के लिए अच्छा जीवन यापन तभी कर सकता है जब उसके सद्गुण और अच्छे मूल्य विकसित हों। इन्हीं के कारण होता क्या है कि व्यक्ति सफलता और उन्नति को भी प्राप्त करता है, ठीक है। अब क्रोध क्या है? देखिए सबसे पहली बात क्रोध को डिफाइन कर लेते हैं। क्रोध है क्या चीज़? क्रोध एक नकारात्मक मनोभाव है। क्रोध को बस इतना ही समझिए, एंगर जो होता है तो ये एक नकारात्मक भाव है, और ये चरित्र के विकास में भी बाधक होता है, ठीक है। असहिष्णुता क्या है? असहिष्णुता का अगर हम अर्थ सही अर्थों में लें, बिल्कुल नॉर्मल या बिल्कुल बेसिक शब्दों में, तो इसका अर्थ ये होता है सहन ना करना। जैसे किसी की बात को भी, जैसे किसी ने बात बोली आपको, तो जब व्यक्ति उस चीज़ को सहन नहीं कर पाता, वो चीज़ सही होती है, ठीक है। तो ये क्या है? असहिष्णुता इसको कहते हैं। अब वो किसी के प्रति हो सकती है, वो एक व्यक्ति के प्रति भी हो सकती है, एक समुदाय के प्रति भी हो सकती है, या धर्म और परंपरा के खिलाफ भी हो सकती है। कि जैसे कुछ लोगों को लगता होगा ये त्यौहार या ये पर्व नहीं मनाया जाना चाहिए, ठीक है, ऐसा उनका मानना है, या सहन नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या है? वो सहिष्णु नहीं है उस चीज़ के प्रति, या सभी धर्मों को एक समान रूप से देखना चाहिए। हम एक ही धर्म को देखेंगे और किसी को नहीं देखेंगे, दूसरे की आएगी तो हमसे सहन नहीं होगा। तो ये क्या चीज़ है? ये असहिष्णुता है। और जो मतलब होता क्या है कि असहिष्णुता और क्रोध, यह व्यक्ति और अपने विरोधियों, भिन्न भिन्न व्यक्तियों, समुदायों, धार्मिक, राष्ट्रीयता, जातिवाद, परंपरा समूह के लोगों के विचारों को क्या करते हैं, ये जो विश्वास होते हैं, प्रथाएं होती हैं, इनको स्वीकार ना करने और उनका सम्मान भी वह व्यक्ति नहीं करता। इस तरीके का वो अपना आचरण धारण करने लगता है,
और क्रोध तो जानते ही हैं कि क्रोध में लिया गया कोई भी डिसीजन कभी अच्छा नहीं हो सकता। ठीक है, डिसीजन को हर तरीके से आपको तार्किक रूप से देखकर करना चाहिए और अच्छे से बिल्कुल शांति से करना चाहिए। और दोस्तों, जो क्रोध होता है, क्रोध और असहिष्णुता दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित भी होते हैं। अब आप खुद सोच के देखिए कि जो एक व्यक्ति होता है जिस समय क्रोध और असहिष्णु होता है, तो उस समय उसकी सही एक जो उसकी समझ होती है वो विकसित नहीं हो पाती है, इसीलिए इसको सही समझ का शत्रु कहा जाता है। अब सोच के देखिए कि जिस समय आपके अंदर किसी भी चीज़ के बारे में निगेटिव ख्याल आ रहे हैं, नकारात्मक भाव आ रहे हैं, नकारात्मक भावों का अगर संचार हो रहा है, तो उस समय आपकी सही समझ विकसित नहीं हो सकती। अगर आप असहिष्णु हैं किसी के प्रति या किसी धर्म, जाति, समुदाय के प्रति, तो आप अच्छे डिसीजन नहीं ले पाएंगे, आप अपना मनोभाव अच्छा नहीं हो सकता आपका। ठीक है, दूसरों के प्रति आप स्वतंत्र रूप से चिंतन नहीं कर पाएंगे कि जब आप क्रोध में ही हैं या असहिष्णु हैं, तो आप क्या है, दूसरे को चीज़ अच्छी तरीके से सोच ही नहीं सकते ना। तो ये चीज़ें हैं। और जो आपका खुद का विवेक है, तो उसका भी पूर्णतः उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप क्रोध की अवस्था में रहेंगे। और जो व्यक्ति के अंदर अगर कोई नए विचार भी आ रहे होंगे, तो वो भी जो नए विचार आ रहे होते हैं वो भी उसके अंदर नहीं आएंगे। ठीक है, स्वयं के अंदर नियंत्रण नहीं रहता, मतलब स्वयं के ऊपर उस व्यक्ति का नियंत्रण भी नहीं रहता। तो क्रोध की ऐसी अवस्थाएं किसी भी व्यक्ति के लिए, सही समझ के लिए बाधक मानी जाती है। ठीक है, असहिष्णुता जो होती है, जो असहिष्णुता होती है, तो यह सौहार्द को खत्म करते हुए क्या करती है, द्वेष और घृणा भाव को भी प्रबल करती है। जिसमें क्या होता है, व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति दूसरों के प्रति एक नकारात्मक भाव का संचार होने लगता है, और व्यक्ति क्या करता है, समाज से, व्यक्ति से, उस व्यक्ति से कटने लगता है। ठीक है, तो ये बातें हैं। अब देखिए, जिस तरीके से आप जिस समय कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लिया ए व्यक्ति कोई क्रोध कर रहा है, तो आप अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते, उसके अंदर अच्छी चीज़ों का विकास नहीं होगा, और वह स्वतंत्र चिंतन नहीं कर सकता या सोच नहीं सकता कि हाँ, ये व्यक्ति जो बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। तो आप उसी तरीके से है कि जिस तरीके से क्या है कि उबलते हुए पानी में हम अपना कभी प्रतिबिंब नहीं दे सकते, तो उसी तरीके से एग्जाम्पल के रूप में क्रोध की अवस्था में आदमी यह नहीं जान पाता कि इसमें हमारी भलाई है या बुराई। जैसे कुछ लोग ये कहेंगे कि आज जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप डिलीट किया, ये बहुत क्रोध में लिया गया एक्शन था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्रोध में लिया एक्शन नहीं था, क्योंकि जितने दिन से मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था उसका एक रीज़न था। कई चीज़ें मैं देख रहा था, डेली डेली देख रहा था, मैंने बहुत से लोगों को वार्निंग भी दी, 1 बार 2 बार 10 बार मैंने चीज़ों को बताया, लेकिन चीज़ें नहीं ठीक हुई। अंततः मैंने सोचा कि इस चीज़ का उपाय यही है, क्योंकि यहाँ सबके पास अथॉरिटी मिल गई है कुछ भी बोलने और समझने को। तो आदमी कुछ भी कर रहा है, नंबर पहुँच रहा है, ये सबसे बड़ी गलत बात थी। ठीक है, तो आदमी कुछ भी कर सकता है, तो इसीलिए मैंने सोचा ये चीज़ ठीक नहीं है। अभी 200 लोगों में ये होगा, अभी 2000 या 20,000 या 2 लाख लोग होंगे ग्रुप में, तो वो चीज़ें फिर गलत राह पर जाती। और मैं आपका बस ग्रुप बनाने का मकसद इतना था कि आपको अच्छे से चीज़ें एनालाइज कर सकें, दूसरों के आंसर देख सकें। वो चीज़ मैं वैसे भी कर दूंगा। पीसीएस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं जितने भी जो भी लोग लिख रहे हैं, आप लोग लिखिए, सभी लोग लिखिए, लिखने के बाद मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करिए, और सेंड करने के बाद मैं वही चीज़ें आप लोगों के पास पहुंचा दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ें सबसे ज़बरदस्त है। अब बात हो रही थी हम लोगों की कि क्रोध की अवस्था पर बात हो रही थी। क्रोध की अवस्था में आदमी ये नहीं जानता किस बात में भलाई है, लेकिन जो व्हाट्सएप वाला डिसीजन था, ये क्रोध की अवस्था में या किसी के प्रति असहिष्णुता का भाव देखकर मैंने किया नहीं। वो चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, कोई भी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन था, ऐसा कुछ भी नहीं है, सही है, सभी के लिए भले हैं, और जो लोग अच्छे से मेहनत कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है। ठीक है, अब बात हो रही थी कि जैसे अच्छे और बुरे कार्य होते हैं,
क्रोध की अवस्था में इसका भी आदमी भेद नहीं कर पाता है। और परिणाम क्या होता है, सामाजिक, आर्थिक तथा नैतिक उत्थान को भी बाधा पहुंचती है, उसका उत्थान नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब असहिष्णु व्यक्ति जो होता है, असहिष्णुता के कारण व्यक्ति दूसरों के विचारों को भी नहीं सुनता, उनका सम्मान भी नहीं करता है, जिससे व्यक्ति में नए विचार जो होते हैं, आने वाले होते हैं, वो उससे वंचित हो जाता है। अब वर्तमान के दौर में, वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण के दौर में हुआ क्या है कि विविधता को अत्यधिक महत्व देने के साथ में विविधता को सम्मान भी दिया जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में सहिष्णु होना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और कहा भी जाता है कि बिना सहिष्णुता के व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति तरक्की नहीं कर सकता। आप लोग सभी चीज़ों को देखिए, अच्छे से समझिए, बूझिए। क्रोध और असहिष्णुता की स्थिति में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। अब निर्णय जो होता है, निर्णय कभी तार्किक नहीं होगा, नैतिक उत्थान भी नहीं होता है, और दूसरे को व्यक्ति सुनता भी नहीं है। अब इन्हीं सारी बातों को आप लोगों को अपने शब्दों में, देखिए पॉइंट्स मैंने दिए हैं, आप लोगों को अपने शब्दों में बातों को पिरोकर बोलना है और पैराग्राफ में लिखना है। कोई हेडिंग नहीं डालेगा, क्योंकि देखिए हेडिंग, वो आपका यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, ये आपका, आप अधिकारी बनने जा रहे हैं। तो इस लिहाज से आप बिल्कुल पैराग्राफ में लिखें, और जो भी मुख्य बातें हो या एक दो लाइनें हों, एक लाइन है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है तो उसको इन्वर्टेड कामाज में कर सकते हैं, इन्वर्टेड कामा में, और जो अच्छी एक कोटेशन डाल सकते हैं वो भी अच्छा एक कार्य है। और अगर कोई अच्छा वर्ड आ गया तो उसको हाईलाइट कर सकते हैं, आप लोग अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काम करते हुए आप लोग प्रश्न को लिखिए, और लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर, ये है व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करिए। मैं उसको आप लोगों को टेलीग्राम पर सेंड करूंगा, जिसको आप लोग देखिए। और देखने के बाद देखिए, बुराई, चलिए हम तो उस समय सोच रहे थे बुराई भी देखें, लेकिन अब हम लोग अच्छाई देखेंगे। आप बस अपनी अच्छाई देखिए, किसको किससे कितना फ़ायदा मिलता है। ठीक है, अगर आपने एक एक कमी भी डेली इम्प्रूवमेंट करी तो बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। ठीक है, और डेली लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप डिलीट हो गया, हो जाने दीजिए। ठीक, चलिए ठीक है, थैंक यू।